आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सोचिए, आज से कोई 4,500 साल पहले की एक शहरी सभ्यता जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। इसकी खोज ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। उस वक्त दुनिया में एक सोच काफी हावी थी कि भाई पश्चिम यानी वेस्ट तो सभ्य है और पूरब यानी ईस्ट हमेशा से असभ्य रहा है, जिसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। इसी सोच को, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाता था, ब्रिटिश भारत में अपने राज को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर आया साल 1921। ये वो साल था जब सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी खोज हुई जिसने इस सदियों पुरानी धारणा की नींव हिलानी शुरू कर दी। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भूले बिसरे इतिहास की, एक ऐसी पूरी की पूरी सभ्यता की जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी, जब तक कि कुछ पुरातत्वविदों मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू नहीं कर दिया। अच्छा, तो इसकी खोज का रास्ता भी ना बड़ा ही मजेदार था। देखिए, 1953 में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा गए तो सही, पर वो इसकी असली अहमियत समझ ही नहीं पाए। असली कहानी शुरू हुई 1921 में, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। और फिर उसके ठीक अगले साल आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की जबरदस्त साइट खोज निकाली। और आज तो भारत और पाकिस्तान में ऐसी 2000 से भी ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। और जब ये खोज सामने आई तो सच में पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसने ये साबित कर दिया कि जिस दौर में यूरोप, कह सकते हैं कि बर्बरता के दौर से गुजर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही उन्नत शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। इसने इतिहास की उस यूरोसेंट्रिक सोच को, मतलब जिसमें हर चीज यूरोप के नजरिए से देखी जाती थी, उसे तोड़कर रख दिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करती है, और वो है उनकी अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड शहरी योजना, मतलब उनकी सिटी प्लानिंग जो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को भी टक्कर दे सकती है। ये जो तुलना है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले हड़प्पा के शहरों में एकदम सलीके से बने ग्रिड लेआउट्स, सबके लिए एडवांस सैनिटेशन यानी साफ सफाई की व्यवस्था और एक जैसे स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन था। और आज के मॉडर्न शहर, वो ट्रैफिक जैम, कूड़ा कचरा मैनेज करने की समस्या और बेतरतीब ग्रोथ से जूझ रहे हैं। मतलब उन लोगों की दूर की सोच वाकई कमाल की थी। तो उनकी इस शानदार सिटी प्लानिंग का जीनियस, कह सकते हैं, 3 मुख्य बातों पर टिका था। पहला, शहरों का बंटवारा। पश्चिम में शासकों के लिए एक मजबूत किला होता था और पूरब में आम लोगों के रहने के लिए निचला शहर। दूसरा, ग्रिड सिस्टम, मतलब सारी सड़कें और गलियां एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल यानी समकोण पर काटती थीं। और तीसरा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, एक ऐसी जबरदस्त नाली व्यवस्था जो हर एक घर से जुड़ी हुई थी। और जरा उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सोचिए, ये कोई मामूली सिस्टम नहीं था, ये एक पकी हुई ईंटों से बना था। और जानते हैं, इसमें कचरा जमा करने के लिए सेडिमेंट ट्रैप्स और सफाई के लिए मैनहोल्स तक बनाए गए थे। आज से हजारों साल पहले ये सच में एक भविष्य की सोच रखने वाली व्यवस्था थी। अच्छा, सिटी प्लानिंग तो कमाल की थी ही, पर अब जरा उनके आर्ट और कल्चर की दुनिया में झांकते हैं। उन लोगों ने जो कलाकृतियां पीछे छोड़ी हैं, वो उनके कलात्मक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पत्थर की मूर्तियों में भी उनकी कारीगरी का कोई जवाब नहीं था। 2 मिसालें तो बहुत ही खास है। एक है प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा की मशहूर मूर्ति। इसमें एक दाढ़ी वाले आदमी को बड़ी खूबसूरती से कढ़ाई की हुई शॉल पहने दिखाया गया है। और दूसरी है हड़प्पा से मिली लाल बलुआ पत्थर की पुरुष धड़ की मूर्ति, जो इतनी रियलिस्टिक है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ पत्थर ही नहीं, ये लोग तो मेटल यानी धातु की ढलाई के भी मास्टर थे। और इसका सबसे बेहतरीन सबूत है डांसिंग गर्ल की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से मिली ये सिर्फ 4 इंच की कांस्य की मूर्ति। इसमें इतनी जिंदगी और इतना मूवमेंट है, ये दिखाता है कि वो लोग मेटल कास्टिंग की एक बहुत ही मुश्किल तकनीक में माहिर थे। तो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक, ये है क्या आखिर? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा और मजेदार है। इसमें होता यह है कि पहले मोम से एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप करके एक सांचा तैयार करते हैं। जब सांचा बन जाता है तो मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं।
अब जो खाली जगह बची उसमें पिघली हुई धातु भर दी जाती है। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी ये। अब आते हैं टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियों पर। इनमें मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हैं। हो सकता है इनकी पूजा की जाती हो। इसके अलावा उनकी मोहरें यानी सील्स भी कमाल की थीं। ये शायद व्यापार में पहचान और मालिकियत के सबूत के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। इनमें सबसे मशहूर है पशुपति सील, जिस पर जानवरों से घिरे एक योगी जैसी आकृति बनी है, जिसे कई लोग भगवान शिव का एक शुरुआती रूप यानी आद्य शिव भी मानते हैं। लेकिन जानते हैं, इतनी सारी खोजों और जानकारियों के बाद भी ये पूरी की पूरी सभ्यता आज भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली की तरह है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को अपनी तरफ खींचता है। और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आज भी बड़े बड़े जानकारों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। पहला, उनकी रहस्यमयी सिंधु लिपि, हजारों मोहरों पर मिली ये लिखावट जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। दूसरा, उनका पतन, आखिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई। और तीसरा, उनकी राजनीतिक बनावट, मतलब इन शहरों पर कौन राज करता था, कैसे शासन चलता था, हमें कुछ भी ठीक से पता नहीं है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये प्राचीन सभ्यता अपने अंदर और न जाने कौन कौन से रहस्य छिपाए बैठी है, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।